नमस्कार दोस्तों, मैं रजत खनेजा आपका मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है फेक इनवॉइसेस एंड बेल अंडर जीएसटी। तो इस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए और नॉलेज लेने के लिए हमने आज एक बहुत ही रिनाउंड एक्सपर्ट को इन्वाइट किया है इंटरव्यू के लिए, जिनका नाम है सीए अभिषेक राजाराम। तो सीए अभिषेक राजाराम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, बुक्स के ऑथर रह चुके हैं जीएसटी पर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर। काफ़ी सारे आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं और ये बहुत सारे फोरम पे स्पीकर भी रह चुके हैं। इनको काफ़ी नॉलेज है जीएसटी के बारे में, तो आशा करते हैं हमें इनसे काफ़ी कुछ आज इस टॉपिक के बारे में पता लगेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं अभिषेक जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर अपना टाइम देने के लिए और एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलने के लिए हमारे लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद तो आपका करना चाहिए मेरे को, जो आपने इनवाइट करा अपने चैनल पर। एंड दिस इज अ हॉट टॉपिक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर ऑल प्रोफेशनल्स। यस सर, बिल्कुल। तो सर स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी बहुत से जो क्वेरीज हैं हम लोगों को मिलती रहती हैं इसके रिगार्डिंग भी। तो मैंने एक क्वेश्चन रेडी किया है, तो मैं एक बार आपसे कुछ क्वेरीज पूछूंगा, प्लीज़ उनका हमें आंसर दीजिएगा ताकि हमारी ऑडियंस को भी उसका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है सर, तो स्टार्ट करते हैं सर। तो सर पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का बहुत बेसिक है वो ये है कि सर फेक इनवॉइसेस होते क्या हैं और इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और क्या मतलब होता क्या है फेक इनवॉइस जनरली? So fake invoices is something where you have received invoice, but you have not received corresponding goods or services or both. Okay. So this could be that someone would like be trying to reduce his income tax liability also, or he could be trying to reduce his GST liability also, or in some cases ऐसा भी पाया गया है that someone has booked higher ITC और एक्सपोर्ट करा और गवर्नमेंट ने उस आईटीसी के अगेंस्ट रिफंड ले लिया। विद द अमाउंट वाज एक्चुअली इट वाज बैड डेट्स, और वो लिमिटेड अमाउंट ही आना कि 100 रुपए की एक्सपोर्ट करना था, 10,000 का एक्सपोर्ट दिखाया, 9,000 रुपीज के आईटीसी डाल दिया। ओके। And they got 9,000 and they got 10,000 rupees refund or 9,000 rupees refund from the government. तो ऐसे केसेस भी हुए हैं and the government has invoked COPSA on those cases. Okay. Now your question is कि भाई fake invoices के लिए अगर हमें GST law में समझना है, then we can actually have better understanding on we have got an SOP by the department which was issued in May 2019. जिसमें उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है कि फेक इनवॉइसेस क्या होते हैं। सो दैट्स अ गुड एसओपी। उसमें प्रॉपर्ली उन्होंने डिफाइन करा है व्हाट दे मीन बाय फेक इनवॉइसेस, व्हाट डिपार्टमेंट वुड बी टेकिंग आइडेंटिफिकेशन इश्यूज, डिटेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। सो एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। ओके। तो सर कोई ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया है जैसे एक जनरल जैसे बायर या सेलर है जो भी, तो अगर वो एक फेक इनवॉइस को पहचानना चाहे, मतलब उसमें कोई ऐसे कोई कैरेक्टर फीचर्स होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि भाई ये फेक है या रियल है? बिकॉज ऑलरेडी सर फेक इनवॉइसेस है मार्केट में, सो आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? क्योंकि अगर जो एक्सेप्ट कर रहा है उसके ऊपर भी फिर लाइबिलिटी आती है कहीं ना कहीं। तो इसमें फेक इनवॉइसेस को आइडेंटिफाई करना ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई अलग से कोई डिजाइन लगोगा इनवॉइस का। दे आर सेम इनवॉइसेस, दे वुड बी हैविंग ऑल फीचर्स ऑफ योर टैक्स इनवॉइस। ओके, बट इट कुड बी एज अ प्रोफेशनल भाई हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई इस पार्टी ने ज्यादा फेक इनवॉइसेस तो नहीं डाल रखे या डाल रखे। सो फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा उसकी इंटरस्टेट परचेजेस हैं ई-वे बिल से बचने के लिए। सो ई-वे बिल लिमिट इज 50,000 की 49,900 के बहुत सारी परचेजेस आ गई। और फॉर से इफ यू आर सिटिंग इन दिल्ली तो इंटरस्टेट परचेसेस है, वो सर इंट्रास्टेट है एंड द लिमिट इज ऑफ 1 लाख। भैया ज्यादातर इनवॉइस जो है वो 99,900 रुपीज के हैं। और देयर कुड बी केसेस वेयर दे हैव स्टार्टेड डीलिंग विद सडनली दे हैव jumped with the transaction with some of the parties. और when we go to the SOP, so that also explain कि भैया फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लाइंट था, उसकी 50 लाख की टर्नओवर थी रूटीन में, पिछले कई सालों से सेम टर्नओवर चलती आ रही है। अचानक में वो एक दूसरे आदमी के साथ एक नई एंटिटी फॉर्म करता है
और 3 months में उसका टर्नओवर 20 करोड़ हो जाता है। ओके। दिस कुड रेज सस्पिशन। और 3 महीने बाद वो कहता है जी मेरा कैंसिल करा दो। सो देन, या एक आपने देखा कि अचानक में कोई बिल आने शुरू हो गए और उस पर एक नई पार्टी से बिल ले रहा है और उस पर एड्रेस ही पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल, ये रिटर्न इज एड्रेस ओनली न्यू दिल्ली, और से आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, नो दिस एड्रेस डजंट एग्जिस्ट। तो इस तरह का एड्रेस होना, इनकम्प्लीट होना, और मल्टीपल फर्म्स ऑन द सेम एड्रेस, और से इनवॉइसेस आर इशूड बट ई-वे बिल आर नॉट इशूड। और ई-वे बिल में अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना चाहें, से द व्हीकल नंबर इज इनकरेक्ट, तो इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाती है, ऐसा नहीं। बट इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट देन वी आर नॉट going for investigation or forensic audit of the company. We are regular helping in tax compliances, or say if we are into internal audit or GST audit तो अब नहीं रहा, if we are into say income tax audit or say statutory audit, so we have to place reliance on the internal controls that the party is having. Yeah, so they are buying, they have purchases, e-way bill is there, but कहते हैं ना धर्म कांटे की पर्ची होती है, वेट, कि भाई जब आपने कुछ खरीदा तो धर्म कांटे थे वो वेट करवा के ले आते, तो वो सब केसेस में मिसिंग है, या एक पार्टी की ही मिसिंग है बाकी सबकी है, या कई केसेस में आपको ट्रांसपोर्टर के चार्जेस तो आपने पे करे हैं, बट अगेन जो रास्ते में टोल बिल है उसकी स्लिप्स नहीं लगी हुई। या इन केसेस में आप देखोगे कि बिल्स पर लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैज टू बी बेयर्ड बाय द परचेजर, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे ही नहीं कर रखे। ये ट्रांसपोर्ट चार्जेस बिल पर लिखा हुआ है कि आप पे करोगे, आपने पे नहीं करे, इसका मतलब देयर वाज नो ट्रांसपोर्टेशन एट ऑल। देयर कुड बी अ फीलर, देयर कुड बी समथिंग व्हिच वी हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स एंड अंडरस्टैंड। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो एक से मतलब आपको कुछ कहीं ना कहीं चीज़ों से सस्पिशन हो सकता है कि भाई यहाँ पे ये फेक है कि नहीं है, आप कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट मीन्स ठीक है। और सर जैसे मान के चलिए किसी ने फेक इनवॉइस इशू करे हैं, लेट्स से मान लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं, तो क्या लीगल इम्प्लीकेशन उन पर आ सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे लीगली, क्या पेनल्टीज रहेंगी अगर किसी ने इशू करे हैं तो? देखिए, पहली बात तो जिसने इशू करे हैं उस पर डिपार्टमेंट सारे एक्शन ले सकता है रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी टू द बेनिफिशियरी आल्सो। ओके, डिपार्टमेंट कैन ट्राई टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम द पार्टी हु हैज इशूड सच इनवॉइसेस, और they can force to recover the amount to whom that ITC has been transferred. और जिसने रिसीव कर रखा है they could arrest him also. अच्छा, रिसीवर को अरेस्ट, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। They could arrest mastermind also, and they could attach your bank account, they could attach your properties also. So all actions could be taken, but it depends on what could be the conduct. और सबसे आसान चीज जो आजकल कर रहा है डिपार्टमेंट, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रूल 86A. If you have received in ITC from such parties, then your ITC, as per the law, your ITC would be blocked or should be blocked to the extent of some say fake invoices. And this rule is it doesn't require principle of natural justice also. आपको हियरिंग भी नहीं देनी। 86 रूल 86A में आपका ITC to the extent of fake invoices ब्लॉक करा जा सकता है बिना आपको हियरिंग दे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो सारा ही ITC आपका ब्लॉक कर देते हैं, एंड दिस ब्लॉक इज फॉर अप टू 1 year. 1 year के अंदर दे हैव टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74, लेकिन नोटिस 73 में कभी नहीं आएगा, इट विल कम इन 74, बिकॉज 73 इज फॉर जेन्युइन मिस्टेक एंड 74 इज फॉर मालाफाइड इंटेंशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया इज इनबिल्ट इन सेक्शन 74. सो जब आपने जो डिपार्टमेंट क्लेम करेगा कि आपने आईटीसी फेक लिया है, देन वी विल ऑलवेज यूज सेक्शन 74. ओके, मतलब मैलिफाइड इंटेंशन के उस पे उसका बेसिस लेंगे वो. और सर फिर इसके आगे मतलब जैसे लेट से डिपार्टमेंट प्रूफ कर देता है जैसे आपने फेक इनवॉइसेस लिए मतलब इशू करे हैं, सो व्हाट आर दी लीगल, मतलब इसके आगे कुछ क्रिमिनल एक्शन भी है या? यस, हाँ जी, यस. सो देखिए, पहली बात तो ना प्रूफ अभी तक 4 साल में किसी केस में नहीं कर पाए. ओके, so it's gone a long litigating fight.
it will be long fight. Okay. So मुझे नहीं लगता तो जो पर्सन उसको वो भी अपना पूरा say whatever judicial case law what he can use or the way he can use, he will be using it. So in case the transaction amount, the total amount of ITC that is fake 1 करोड़ से कम का है तो पनिशमेंट कुछ नहीं है. 1 crore to 2 crore है, then it is 1 year. 2 crore to 5 crore है, then it is 3 years. और 5 crore से ज्यादा है तो 5 साल की सजा. And in all these cases, the minimum is 6 months. Maximum, I said 1 year, 3 year, 5 year. अगर किसी ने 5.5 करोड़ का ITC पास ऑन करा है फेक, उसकी भी सजा 5 साल है. किसी ने 10,000 करोड़ का करा है तो भी सजा 5 साल है. 5 साल. ओके ओके. एंड तो वो आपको चार्ज करेंगे कि आपने इतने टैक्स के ITC कहीं आगे भेजा है. एंड दे विल अरेस्ट यू, arrest the person, put him behind the bar, and then comes the concept of bailable and non-bailable. कि भैया bailable है, non-bailable है, तो 5 करोड़ से नीचे का अमाउंट इज bailable, 5 करोड़ के ऊपर का अमाउंट अगर है, then it is non-bailable. ओके मैं वही सब्सिक्वेंट क्वेश्चन मेरा यही आने वाला था कि लेट्स से अगर ये चीज अगर कुछ एस्टेब्लिश कर ली जाती है तो फिर बेल का क्या प्रोविजन है कि बेल मिलेगी? नहीं देखिए, अरेस्ट जो होगा आदमी वो तो एस्टेब्लिश करने से पहले ही होगा. First, the person would be, they will do some prima facie groundwork from their side. They will arrest the person and then they will investigate. Okay. And post investigation, they will file a charge sheet on him. And then case will go for the trial. During pendency of the charge sheet or non-filing of the charge sheet, a person can approach for the bail. तो bail में 2 चीजें समझिए. There are 2 type of bail offenses, bailable, non-bailable. इसमें आप CRPC में जाएंगे. And in section 436 of CRPC, bail is matter of your right. Denial of bail is exception. तो अगर 5 करोड़ से कम का अमाउंट है, क्वांटम है, then the commissioner will arrest him and bail will be granted by the commissioner itself. आपको जो bail bond देना है वो कमिश्नर को देना है और उसी टाइम आपको bail मिल जाएगी. If the quantum is more than 5 crore, then you have to approach courts for granting you bail. और bail में भी non bail जो पहला वाला केस है bailable, उसमें कोई एडिशनल कंडीशन कमिश्नर नहीं डाल सकते आपके पास. नॉन बेलेबल में कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस दे विल पुट ऑन यू. So this could be condition that you have to surrender your passport, you will not leave the city, you will not leave the state, or you will not leave the country. There could be cases, कई बार वो कहते हैं कि आप वीकली आकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में साइन करेंगे for next 3 months, और it could be कि आप 1 लाख की श्योरिटी दे दीजिए, 2% की श्योरिटी दे दीजिए. Even we have seen in cases of arrest in GST, they have asked for surety bond of state 10 lakh rupees also. Okay. So जब भी बेल देगी कोर्ट तो कोर्ट का ये देखना होता है बेसिकली दैट द पर्सन आफ्टर गेटिंग बेल विल नॉट abscond एंड ही वुड बी अवेलेबल फॉर द ट्रायल. अगर आप ये इंश्योर करा देते हो कोर्ट को दैट द पर्सन इज जेन्युइन, द पर्सन इज नॉट गोइंग टू रन अवे, ही विल बी अवेलेबल फॉर द ट्रायल, देन यू विल गेट बेल. उसमें दिक्कत नहीं आएगी उसमें. ओके ठीक है. तो सर ये बात हमने करी जो इशूअर है जो फेक बिल को इशू कर रहा है. तो सर जैसे किसी ने रिसीव करे बिल, लेट्स से उसको पता था या नहीं पता था, ऑब्वियस दोनों सिनेरियो में, तो उन पे क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए दोनों चीजें होती हैं, पता था और कई केसेस में पता नहीं भी होता. तो होता क्या है दैट एक पार्टी है, उसने 90-100 का काम, 90-10 का काम, 90% जेन्युइन का ट्रांजेक्शन है उसके, 10% फेक है. उससे आपको बिल ले लिया, उससे आपने गुड्स खरीदे, आपने तो बिल नहीं लिया, आपने गुड्स खरीदे, एंड देन डिपार्टमेंट चार्ज हिम कि भैया तूने गलत काम करे, एंड ही सरेंडर्स और एनी रीजन वो उसका सस्पेंड हो जाता है, डिपार्टमेंट विल चार्ज यू एंड दे विल टेक ऑल सॉर्ट ऑफ एक्शन कि भैया your ITC is when been blocked. Department might
कॉल यू एंड से कि सर कि भाई आपने जिस पार्टी से बिल लिए है उसने तो सरेंडर कर दिया एंड नाउ यू रिवर्स योर आईटीसी और पे इट थ्रू DRC 03 अदरवाइज यू विल टेक सुटेबल एक्शन. इन सब केसेस में व्हाट यू शुड डू, यू शुड आस्क फॉर अ फॉर्मल लेटर फ्रॉम देम. सर व्हाटएवर यू आर सेइंग वी एग्री टू इट. You please provide me a formal letter from your side with your DIN and all everything, and then we will contest it. Because I have evidence, I have documentary evidence that I am a genuine buyer. तो genuine buyer को डरने की जरूरत नहीं, but subject to that he has documentary evidence. भैया मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मेरे पास परचेज इनवॉइस है, मेरे पास ट्रक का मूवमेंट की डिटेल है, टोल ब्रिज क्रॉस करा उसने, टोल की रसीदें है मेरे पास, धर्म कांटे की पर्ची है मेरे पास. इन सम केसेस कई बार मेरे वेयर हाउस में वीडियोस लगे होते, कैमरास लगे होते हैं, सो आई हैव अ रिकॉर्डिंग दैट दीस गुड्स हैव बीन अनलोडेड ऑन दिस डेट. उसमें टाइम भी आ रहा है, मैंने अनलोडिंग करी है. इनफैक्ट आई वाज हैंडलिंग वन केस जिसमें बोला गया कि द पार्टी हैज रिसीव्ड अ फेक इनवॉइस एंड surprisingly the party was dealing 100% with the government of India. वो सारी गुड्स जो उसने परचेज करी थी वो सप्लाइंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी और सब दिल्ली से परचेज थी. वी आस्क्ड द ऑफिसर सर if this is fake invoice, if I have taken a fake invoice, then whatever supplies I have made, that is also fake. Yes, yes. Because I am providing you stock matching. मैं तो itemized मैच करवा रहा हूँ आपको. And they dropped it. Okay. So if you are able to, if your client is genuine, and if you are able to prove it, yeah. Okay. मतलब ये है कि सर अगर रियली में अगर गुड्स आए हैं, सब कुछ जेन्युइन हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं है. अगर डरने की जरूरत नहीं, बट सब्जेक्ट टू कि आप कितना पीस ऑफ माइंड लेना चाहते हैं, बिकॉज दिस लिटिगेशन इज गोना बी टुवर्ड्स, इट्स नॉट गोइंग टू ओवर इन वन डे और 2 डे. इट विल टेक. कई बार क्या होता है ना, अमाउंट छोटा होता है, आदमी कहता है सर मैं लिटिगेट नहीं करना चाहता, या कोई छोटी पार्टी होती है वो कहती है जी छोड़ो ना 50,000 की तो बात है, देके नक्की करो. So it depends कि भाई कितना है. मान लीजिए for the quantum, for example, they have charged you of say 20,000 rupees, so litigation cost would be more. If they have charged you for 2 crore rupees, then your client would like to go for litigation. Yes, बिल्कुल. और ये भी डिपेंड करता है ना पार्टी जेन्युइन है नहीं है. पार्टी को पता होता है, पार्टी knows it that this bill is genuine or fake. बिल्कुल. डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, दैट इज सेपरेट इशू, बट पार्टी नोस. सर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये था कि अगर पार्टी को पता है लेट्स से कि भाई ये फेक बिल हैं और उसने तब भी इनपुट ले लिया है, ठीक है, और डिपार्टमेंट को ये चीज़ जैसे पता लग जाती है, तो क्या इसमें मतलब कॉन्सिक्वेंसेज हैं लीगल, उन पे क्या चीज़ हो सकती है? आई वुड से बाय योर पीस ऑफ माइंड, पे टैक्सेस, अवॉइड ऑल सॉर्ट ऑफ लिटिगेशंस इफ यू नो दिस इज फेक. Okay. Because department will go if department knows and you also know this is fake. गलत बात पे अड़के फायदा था. बिल्कुल सही बात है. Because then department will open everything, and this fake invoice is not only for your say it's not only in your GST, it's also in your income tax books. It's also in your ROC books. So अगर आपने फेक इनवॉइसेस लिए हैं तो एक तो आपने जीएसटी कम पे करा है, सिमिलरली यू हैव रिड्यूस योर प्रॉफिट आल्सो एंड इनकम टैक्स इज आल्सो देयर. बिल्कुल. एंड इन सम केसेस क्या होता है, दे डू सर्कुलर ट्रेडिंग, उन्होंने बैंक से ज्यादा लिमिट लेने के लिए कर रखा है. इन सर्टेन केसेस पार्टी डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स फॉर गेटिंग हायर प्लेसमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, वैल्यू बढ़ानी है शेयर की, और दे आर कमिंग विद आईपीओ. So these all things can spoil your reputation or damage your reputation to the extent it is irrevocable. So if party knows and if they accept it कि सर ये तो हो चुका, then best thing is surrender, pay taxes, revise your income tax return also. Even if you are not able to revise your income tax return, pay taxes, intimate to the department that don't say that I have taken fake invoices, but say that this has happened in GST. For buying peace of mind, we are accepting it.
we are not able to trace the party. For peace of mind, we are paying this taxes to you also, so that you are saved from the penalty portion. बिल्कुल. So the best way is to avoid litigation. जितना ज़्यादा करा जा सके आप. अगर if you know it is wrong, if you know it is correct, then fight to the last level. या ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली अगर आपने जब कुछ किया ही नहीं है, जब आप जेन्युइन है, तो फिर तो आप फाइटिंग का सेंस बनता भी है सर. ठीक है. और सर बेल का कोई प्रोसीजर, अगर कोई प्रोसीजर क्या रहता है, मतलब कुछ इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी है? बेल में you have to understand, first thing is, now while granting bail, court usually check these kind of things. What you say, that they check what is the acquisition made on you. The department will charge you. So what is their acquisition on you? What are the evidence in support of those acquisition? Then what is the severity of the punishment? Now severity means, as Honorable Supreme Court in case of Sanjay Chandra versus CBI in 2012 said that any offence with punishment of less than 7 years are not grave. Okay. So maximum punishment in this case is 5 years. So these are not grave offense. Grave offense are those offense जिसमें death penalties होती हैं या lifetime imprisonment होता है, which is not in the case of fake invoices of GST. But again, we have one more decision of Y.S. Jagan Mohan Reddy versus CBI. In that case, what Honorable Supreme Court has said, that economic offense are equivalent to raising war against financial status of the country. So in those cases, bail should not be granted. But again, we can always use Sanjay Chandra case and say, look, this is only for maximum 5 years. It is not for death penalty. So bail should be granted. While granting bail, there are 3 things which they have, which court usually check. That reasonable possibility of securing the presence of the accused in the trial, which is always there, which you will guarantee. Second thing, witness को influence कर सकते नहीं कर सकते. So you are going to influence the witness if you come out of the bail. The answer is no, because there are no witnesses in this case. एक क्राइम होता है जो उसमें कि किसी ने मर्डर करते हुए देखा, किसी ने उसे भागते हुए देखा, इसमें किसी ने इनवॉइस लिखते हुए देखा है? नो, बिकॉज विटनेस की यहाँ पर कोई जरूरत होती नहीं. थर्ड थिंग इज टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस. नॉट इफ यू कम टू अ टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस, इस केस में एविडेंस क्या होते हैं? सो द एविडेंस इज whatever is filed in GSTR 1, GSTR 3B. The person who has issued fake invoices would be filing those details in GSTR 1. You would be taking credit in GSTR 3B. दोनों कहाँ पर हैं? It is in the server of the department. Yes. So अगर कोई आदमी बाहर भी आ गया, can he change those entries? The answer is no. So tampering of the evidence is not possible. And when the person has been arrested, तो उस टाइम पर क्या हुआ होगा? जो भी सारे डॉक्यूमेंट होंगे वो डिपार्टमेंट ने सीज कर लिए होंगे. तो वो डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के पास है. इसमें 1969 का एक बड़ा अच्छा जजमेंट है विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र निर्मल पुंजी शाह का. 1969 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. उन्होंने कहा जब सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, when all the documents are seized by the officer and lying with you, how can you question that person getting bail will temper the evidence? Exactly. And same was Dhirendra Singh versus UI, Honorable Rajasthan High Court, which said कि भैया जब आपने अरेस्ट करते हुए सारे डॉक्यूमेंट ले लिए तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकता. Why you are asking, why you are challenging his bail application? You should not challenge his bail application. बिल्कुल सर. ठीक है सर. और ठीक है, मतलब सर हम समझ गए कि 3 जो भी चीज़ें आपने कही हैं बेल के लिए जो कंसिडर करने वाली हैं, और केस स्टडीज़ भी सर बहुत अच्छी आपने बताई हम लोगों को. और सर इसमें एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा था कि और कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस जो आपको लगे, जो आप हमसे आप शेयर करना चाहते हो, जो कि बेल से रिलेटेड या फेक इनवॉइस से रिलेटेड आपने कभी फेस की हो सिचुएशन, जो कि एक प्रैक्टिकल हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा सा पता लगे ऐसा कुछ हो सकता है, या अगर वो ऐसा. हाँ, basically bails are handled by lawyers. Exactly. Okay. So what is our role in it? होता क्या है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ.
वी आर डीलिंग, देखो डिपार्टमेंट क्या है, इंडस्ट्री पे तो जाता है, दे विल नेवर चैलेंज इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज है, लिस्टेड कंपनीज है, उनको तो कभी कोई चैलेंज होगा नहीं। दे विल ऑलवेज चैलेंज एमएसएमईज। यस, वी डील विद एमएसएमईज। तो एक आइडिया देकर देखो कि भैया एक एमएसएमई बिजनेसमैन कैसा होता है। नाउ ही वुड बी अ गाय विद 35 to 55 ऑफ एज, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का आदमी। उसके लिए अगर वो अरेस्ट हो गया, there is a permanent loss to his reputation. yes, yes, Similarly with practicing tax professional also, अगर आपका क्लाइंट अरेस्ट होता है तो आपकी भी इमेज डैमेज होती है। बिल्कुल, कि इसका ऐसा क्लाइंट है जो अरेस्ट हो गया, हो सकता है ये सीए भी इसमें डील कर रहा हो सकता है ये लॉयर भी इसी चीज में डील कर रहा हो। So there is a permanent loss to your image. reputation. Now, if a person is arrested, GST का मैटर है, then family is hopeless. तो family will always contact the tax professional. बिल्कुल, कि साहब अब ये अरेस्ट हो गया, इसको छुड़वाइए। Now the responsibility comes on your shoulder. Or if the party hires a lawyer, then it is their responsibility. Otherwise, they will contact you कि साहब आप निकलवाइए. Then you, in both cases, you have the responsibility for assisting the lawyer for providing or drafting his appeal, so that उसको जल्दी से जल्दी बेल मिल जाए। बिल्कुल। So while drafting appeal application, you can submit everything. So for example, if we use the case of P. Chidambaram, आइनेक्स मीडिया का कुछ साल पहले आपको ध्यान हो, बहुत ज्यादा केस हाईलाइटेड थे और इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पी चिदम्बरम को अरेस्ट कर दिया। और उसमें नाउ what was plea taken by P. Chidambaram was that what is the character of the accused? So what was the character of the accused? He was a member of parliament. He was member of parliament. He was finance minister of the country. Then he said, and what was the severity of the charge? बहुत छोटे अमाउंट का केस था। पुलिस साहब इतने छोटे अमाउंट के लिए इतने बड़े आदमी को पकड़ लिया, पुलिस भाग थोड़ी जाएगा। And while charging you, you should check what is the level of the case, what you are trying to charge on the guy. So we have one case law of GST only, that is Andhra Pradesh का केस है, मिस्टर रेड्डी का केस है, forgetting the name. उस केस में क्या हुआ? The party was star exporter. Okay. Star exporter in Andhra and Andhra and Telangana, और अपने सेक्टर में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली दोनों स्टेट में यही पार्टी थी। और डिपार्टमेंट ने कहा कि इसी ने फेक इनवॉइस डाल रखी है, अन्य टैक्स और ज्यादा देते। So what court has said, please think before you are accusing. You should see what is the character of the accused. जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, आप कह रहे हो जी यही फेक इनवॉइस डाल रहा है। हाँ जी। और बोले उसके एमडी को पकड़ लिया, बोले यू शुड हैव अरेस्टेड द सीएफओ ऑफ द कंपनी। एंड सी देखो, जब लॉज की बात होती है, लॉ एक अलग चीज है जो बुक्स में लिखा है, और जब प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है तब कुछ और होता है। वी माइट कोट 10,000 लॉज और 10,000 केस लॉज, लेकिन जब अरेस्ट होते हैं तो इतने प्यार से बात नहीं होती ना, तो धक्का मुक्की होती है, थप्पड़ तुप्पड़ मारे जाते हैं, घसीटा जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है, वो चीजें कभी रिकॉर्ड पर नहीं आती। नो वन सेज कि भाई इन्होंने मुझको 2 थप्पड़ मारे। एवरीवन सेज कि सर वी हैड, दे हैव इंटरोगेटेड। फिजिकल की बात कभी भी केस लॉज में नहीं आती, बट प्रैक्टिकली जब आप पर्सनली बात करें तो सब कुछ होता है। दे अब्यूज यू ऑल्सो, दे विल धक्का दे देंगे। कुछ केसेस में आई विल नॉट नेम, बट एंटी-वेशन के सामने रादर देन द पार्टी टैक्स प्रोफेशनल चले गए, सो उनको फिजिकली धक्का देके निकाला गया है कि हाउ यू केम व्हेन द समन वाज फॉर एक्स पर्सन, हाउ यू केम, या कहीं केस में अकम्पनी कर दिया गया। भाई समन आया, पार्टी
कि बॉस को जाना था, साथ में एक टैक्स प्रोफेशनल भी चले गए, तो उन्होंने उनको फिजिकली कर दिया, यू वर नॉट रिक्वायर्ड टू कम हियर। So it happens. It happens. बिल्कुल सर, प्रैक्टिकल और जो थ्योरी है उसमें तो डिफरेंस तो है ही, जो काफ़ी डिफरेंस है। तो आई गेस सर ऑलमोस्ट हमने एवरीथिंग जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड है वो हमने कंप्लीट कवर करा ही है, और आई डोंट थिंक कि और कुछ बाकी है। आपने सब कुछ तो बता ही दिया है जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। एंड सर इसी के साथ आई गेस अभी अब क्लोज कर देना चाहिए सर। आप अगर कोई आपको लगता है तो बताइए, वरना आई थिंक वी आर गुड टू क्लोज दिस। तो देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है that we should be very cautious. So, for example, how to identify that whether this party is dealing in fake invoices or not, or party is genuine or not. For example, if party is saying that we are manufacturing these things, so we can always cross-check with water consumption. We can always cross-check with electricity bill. Yes. कि इतनी अगर ये manufacture हुआ है, so correspondingly we have electricity consumption or not, correspondingly we have electricity bill consumption, water consumption or not. Also for manufacturing certain things, you require say XYZ department permission. So if some of the permissions are missing, then you can always say नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ है. Yes. Or with their manufacturing or trading activity, the warehouse is not adequate, or they don't have adequate facility for packing or something like that. वो भी देखने में आएगा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल सही बात है। तो we have to be very vigilant. The time is as such कि आपका ओनर सिर्फ साइन कर देने से खत्म नहीं होता, और even if you are not signing also, there could be cases that you are helping only in the compliance part. You are not the statutory auditor, or you are not the GST auditor, तो बात खत्म ही हो गई, but you are not the statutory auditor or tax auditor of the company, but again you are assisting only in the tax compliance part. And if you see certain kind of things, then of course you should raise the alarm, you should raise the suspicious. कि नहीं साहब, and department is trying to make CAs also party, and the media is against us, a sort of. अभी एक न्यूज आई है 15th of July को, यू कैन क्रॉस चेक इट। तो उसमें लिखा हुआ है कि इन 2020-21 400 some people were arrested, 8,000 cases were filed, and total ITC fake invoices were directed of 35,000 crore. Out of this 426 people, 14 were professionals, including CS. Now they have not defined कि भैया CA कितने अरेस्ट हुए, क्या बाकी प्रोफेशनल नहीं थे? There could be CS, CMA, there could be TRPs, there could have been some lawyers, there could be independent directors also, there could be directors of the company also. So independent director, I consider them as a professional worker. So बाकियों का नाम नहीं आया, they are highlighting only one word. So we have to be very vigilant, and while checking the data, we have to keep our antennas open. कहीं कोई suspicion तो नहीं है, and suddenly किसी client की अगर sales jump कर जाए या purchases किसी एक पार्टी से ज्यादा transactions होने लगे, large amount की transactions होनी है, then we should cross check certain things. And then we will get the answer. Yes. भाई कोई पार्टी है GST, वो जिससे बिल ले रही है GST 1 फाइल हो जा रहा है, 3 फाइल ही नहीं हो, 3 भी फाइल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। तो आई गेस सर सब हो गया है ऑलमोस्ट, आपने सब बता ही दिया है, बहुत प्रैक्टिकल आपने जो चीज़ें वही बताई हैं। आई होप हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। ठीक है सर, एंड थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए वंस अगेन। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे सीए अभिषेक राजाराम, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताई इस टॉपिक के बारे में, फेक इनवॉइसेस एंड बेल प्रोसीजर अंडर जीएसटी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेरीज डाल सकते हैं। और एंड में हमारी बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच।